नमस्कार प्रशिक्षणार्थियों, वेल्डन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सप्ताह 12 के बारे में। सर्वप्रथम देखते हैं आर्क ब्लो के काम बारे में। इसे आर्क का भटकना अथवा आर्क वांडरिंग के नाम से भी जाना जाता है। जब आर्क चुंबकीय गड़बड़ी के कारण अपने नियमित पथ से भटकती है, तो इसे आर्क ब्लो कहा जाता है। यह समस्या अधिकतम डीसी वेल्डिंग पावर स्रोत में दृष्टिगत होती है। चूंकि डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स में ध्रुवों की स्थिति हमेशा समान बनी रहती है, अर्थात धन ध्रुव हमेशा धन की स्थिति में एवं ऋण ध्रुव हमेशा ऋण की स्थिति में बना होता है। इस कारण वेल्डिंग के दौरान यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है जो कि आर्क की दिशा को प्रभावित करता है। आर्क का अपनी वास्तविक दिशा से भटकना ही आर्क ब्लो कहलाता है। यह समस्या एसी वेल्डिंग पावर सोर्स में दृष्टिगत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवों की स्थिति लगातार बदलती रहती है, अर्थात धन ऋण में एवं ऋण ध्रुव धन ध्रुव में बदलता रहता है। आर्क ब्लो की समस्या फेरोमैग्नेटिक मेटल्स की वेल्डिंग में दृष्टिगत होती है। आर्क ब्लो के प्रभाव वेल्ड धातु का कम जमाव प्राप्त होता है तथा स्पेटर्स भी अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। वेल्डिंग में फ्यूजन तथा पेनिट्रेशन दोनों की ही कमी होती है एवं वेल्ड जोड़ काफी कमजोर प्राप्त होता है। तीसरा, आवश्यक स्थान पर वेल्ड धातु का जमाव करने में अत्यंत कठिनाई आती है। एवं चौथा, वेल्डिंग बीट की दिखावट सुंदर नहीं होती है, साथ में ही स्लैग समावेशन का दोष भी प्राप्त होता है। आर्क ब्लो को नियंत्रित करने के उपाय: पहला, अर्थ क्लैंप को जहां तक हो सके वेल्ड जॉइंट से दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा, जॉब पर अर्थ कनेक्शन की स्थिति को लगातार बदलते रहना चाहिए एवं वेल्डिंग टेबल पर काम की स्थिति को भी बदला जाना आवश्यक है। तीसरा, जॉब के आसपास इलेक्ट्रोड केबल को लपेट देना चाहिए। चौथा, ग्रूव जोड़ के शीर्ष पर एक चुंबकीय पुल रखा जाना चाहिए। पांचवा, शॉर्ट आर्क का उपयोग किया जाना चाहिए तथा इलेक्ट्रोड एंगल भी सही रखना आवश्यक है। रन ऑन व रन ऑफ प्लेट का उपयोग कर भी आर्क ब्लो को नियंत्रित किया जा सकता है। एवं उपरोक्त सभी उपायों के पश्चात भी आर्क ब्लो की समस्या दूर नहीं होती है, तो डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स के स्थान पर एसी वेल्डिंग पावर सोर्स का उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखते हैं विकृति के बारे में। वेल्डिंग में असमान हीटिंग और शीतलन के कारण वेल्डेड जोड़ का असमान विस्तार और संकुचन होता है, जो जोड़ में तनाव पैदा करता है। इस तनाव से वेल्ड जोड़ के माप व आकार में स्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है, जिसे विरूपण कहा जाता है। विकृति तीन प्रकार की होती है। पहला, अनुदैर्ध्य विकृति। जब वेल्ड के लंबाई में परिवर्तन आता है, तो यह अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। दूसरा, अनुप्रस्थ विकृति। जब वेल्डिंग जोड़ के चौड़ाई में परिवर्तन आता है अथवा विकृति आती है, तो यह अनुप्रस्थ विकृति कहलाती है, जबकि कोणों में विकृति आने पर कोणीय विकृति कहलाती है। वेल्डिंग दोष के बारे में जानते हैं। वेल्डिंग दोष वह है जिसके कारण वेल्डमेंट अपनी आवश्यक स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वेल्ड अपनी लाइफ पूरी नहीं कर पाते हैं तथा इसके कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए वेल्डिंग करने के पश्चात वेल्डिंग दोष को जांचा जाना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम जानते हैं अंडरकट के बारे में। वेल्ड के टो पर पेरेंट मेटल्स में बना एक अंडाकार चैनल अंडरकट कहलाता है। इसके कारण है बहुत अधिक करंट का होना। दूसरा, बहुत छोटी आर्क लंबाई का उपयोग किया जाना। तीसरा, वेल्डिंग की गति बहुत तेज होना। चौथा, निरंतर वेल्डिंग के कारण जॉब का गर्म होना। पांचवा, गलत इलेक्ट्रोड के कोण का उपयोग करना।
इसके उपचार के उपाय हैं उचित धारा निर्धारण सुनिश्चित करें। दूसरा, सुनिश्चित करें कि सही वेल्डिंग गति का उपयोग किया जाए। तीसरा, सुनिश्चित करें कि सही आर्क लंबाई का उपयोग किया जाए। एवं चौथा, सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रोड कोण में सही बदलाव किए जाए। अंडरकट को सुधारने हेतु अथवा अंडरकट को भरने हेतु वेल्ड के शीर्ष पर 2 मिलीमीटर व्यास के इलेक्ट्रोड का उपयोग कर एक पतली स्ट्रिंजर बीड बनाई जानी चाहिए। दूसरा, ओवरलैप। ओवरलैप तब होता है जब इलेक्ट्रोड से पिघला हुआ धातु मूल धातु की सतह पर बिना फ्यूज हुए ही बह जाता है। इसके पॉसिबल कारण है कम करंट का उपयोग किया जाना। दूसरा, धीमी आर्क ट्रेवल गति का उपयोग करना। तीसरा, लंबी आर्क का उपयोग करना। एवं चौथा, एक इलेक्ट्रोड का व्यास अधिक होना। इसके उपचार है सही करंट सेटिंग का उपयोग करें। दूसरा, सही आर्क ट्रेवल गति का उपयोग करें। एवं तीसरा, सही आर्क लंबाई का उपयोग किया जाना। ओवरलैप को हटाने हेतु अंडरकट के बिना ग्राइंड कर लेना चाहिए। तीसरा, ब्लो होल्स एवं पोरोसिटी। वेल्ड की सतह पर या अंदर गैस के फंसने से होने वाले बड़े व्यास के छेद ब्लो होल कहलाते हैं, जबकि पोरोसिटी गैस के फंसने से होने वाले वेल्ड की सतह पर बारीक छिद्रों का एक समूह होता है। इसके कारण हो सकते हैं जॉब की सतह या इलेक्ट्रोड पर दूषित पदार्थों अथवा अशुद्धियों की उपस्थिति होना। दूसरा, जॉब या इलेक्ट्रोड सामग्री में उच्च सल्फर की उपस्थिति होना। तीसरा, जुड़ने वाली सतहों के बीच पर फंसी नमी का होना। और चौथा, किनारों की अनुचित सफाई होना। इसके उपचार करने के उपाय हो सकते हैं तेल, ग्रीस, जंग, पेंट, नमी आदि को सतह से हटा दें। नए व सूखे इलेक्ट्रोड का उपयोग करें। अच्छे फ्लक्स लेपित इलेक्ट्रोड का उपयोग करें एवं लंबी आर्क से बचें। यदि ब्लो होल या पोरोसिटी वेल्ड के अंदर है तो इस क्षेत्र को गौज करके पुनः वेल्ड किया जाना चाहिए। एवं यदि यह सतह पर है तो सतह को ग्राइंड करके पुनः वेल्ड कर लिया जाना चाहिए। अब देखते हैं स्पैटर दोष के बारे में। धातु के छोटे कण जो वेल्ड मेटल के साथ वेल्डिंग के दौरान आर्क से बाहर छिटक जाते हैं तथा आधार धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, स्पैटर कहलाते हैं। इसके कारण हो सकते हैं वेल्डिंग गति का बहुत अधिक होना। दूसरा, गलत ध्रुवता का उपयोग किया जाना। तीसरा, लंबे आर्क का उपयोग करना। चौथा, आर्क असमान फ्लक्स लेपित इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना। इसके उपचार के कारण उपाय है सही करंट का उपयोग करें। सही ध्रुवता डीसी में की स्थिति में सही ध्रुवता का उपयोग करें। सही चाप लंबाई का उपयोग करें। अच्छे फ्लक्स लेपित इलेक्ट्रोड का ही उपयोग किया जाना चाहिए। स्पैटर को हटाने हेतु चिपिंग हैमर एवं वायर ब्रश का उपयोग किया जाना चाहिए एवं सतह पर से स्पैटर को हटा लिया जाना चाहिए। अब देखते हैं क्रैक के बारे में अथवा दरार के बारे में। यह मूल धातु की जड़ या मध्य अथवा सतह पर एक हेयरलाइन पृथक्करण है जो वेल्ड धातु के अंदर प्रदर्शित होता है। इसके कारण हो सकते हैं स्थानीयकृत तनाव की उपस्थिति होना। दूसरा, वेल्डमेंट का तेजी से ठंडा होना। तीसरा, वेल्ड धातु में लचीलापन कम होना। चौथा, जोड़ में प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग की अनुपस्थिति होना। एवं पांचवा, बेस मेटल में अत्यधिक सल्फर होना। इसके उपचार हो सकते हैं तांबा, ढलवा लोहा, मध्यम और उच्च कार्बन स्टील पर प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग करना आवश्यक है। दूसरा, कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चयन करना। तीसरा, धीरे धीरे वेल्डमेंट को ठंडा किया जाना। एवं चौथा, कम पास पर वेल्डिंग का किया जाना। यदि दरार की गहराई बहुत अधिक है तो दरार की गहराई तक गौच करें एवं इसे पुनः वेल्ड करें। और यदि आवश्यक हो तो वेल्डमेंट का पूर्वतापन भी करें। एवं कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना दरार को सुधारने के उपाय हो सकते हैं। अब देखते हैं पेनिट्रेशन में कमी या लेक ऑफ पेनिट्रेशन।
जोड़ की जड़ अथवा रूट तक मेटल का फ्यूज होकर बिना पहुंच पाना ही पेनिट्रेशन में कमी कहलाता है। इसके कारण हो सकते हैं एज तैयारी बहुत संकीर्ण होना, कम बेवेल कोण का उपयोग किया जाना अथवा अपर्याप्त रूट गैप का दिया जाना। दूसरा, वेल्डिंग की गति बहुत अधिक होना। तीसरा, ग्रूव जोड़ में रूट रन की वेल्डिंग के दौरान की होल को बनाए नहीं रखा जाना। चौथा, कम करंट का उपयोग किया जाना। एवं पांचवा, अधिक व्यास के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना। इसको ये सुधारने के उपाय हैं, सही किनारों की तैयारी करें, सही बेवेल कोण का उपयोग करें एवं आवश्यक रूट गैप रखें। रूट रन के दौरान की होल हमेशा बनाए रखें। यदि हमें पेनिट्रेशन में कमी प्राप्त होती है तो रूट रन बॉटम साइड वेल्ड के बॉटम साइड पर रूट रन लगा सकते हैं। स्लैग ऑफ इंक्लूजन का दोष होना। स्लैग या बाह्य अधात्विक सामग्री का वेल्डमेंट में फंस जाना ही स्लैग इंक्लूजन कहलाता है। इसके कारण हो सकते हैं लंबे भंडारण के कारण क्षतिग्रस्त फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना। दूसरा, अत्यधिक करंट का उपयोग किया जाना। तीसरा, लंबी आर्क की लंबाई का उपयोग होना। एवं चौथा, बहुरन वेल्डिंग में प्रत्येक रन की अपर्याप्त सफाई की जाना। इसके उपचार हो सकते हैं, सही प्रकार के फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग करें। दूसरा, सही आर्क लंबाई का उपयोग करें। तीसरा, बहुरन वेल्डिंग में प्रत्येक रन की पूरी तरह से सफाई करें। यदि हमारे वेल्डमेंट में स्लैग इंक्लूजन हो गया है तो बाहरी सतह से छेनी का उपयोग करके इस स्थान को से मेटल को हटा दिया जाना चाहिए एवं पुनः वेल्ड किया जाना चाहिए। हम सप्ताह 12 के अंत तक पहुंच चुके हैं।